अब हो गया, ज्यादा सवाल पूछिएगा तब भुला जाएंगे सवाल। जब कहानियां भोजपुरी में बतियावे के तब भोजपुरी में कहता नहीं कि सब सवाल भुला जाइए। तब पीछे से भाई साहब खड़ा हो कहला उनकी पिछला हाली रवा हमारे सवाल इग्नोर कर दिले रहे, अब क्या हाली भी इग्नोर करब काहे से कि रवा सवाल में कोनो दम नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी महानुभावों का यहाँ पर स्वागत है कि आप लोग समय निकाल कर बरसात की शाम में जब घरे बैठ के पकौड़ा चाय खाए के मन होत रहे तो छोड़ के रवा आइल बानी, एकरा खातिर रवा के धन्यवाद कर रहा बानी। बिहार में छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में, इन शहरों में 100, 200, 400, 500 आदमी बैठ के नेताजी से सवाल करत हड़न, यही अपने आप में जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता है। न तो आदमी ऐजा 25-30 वर्ष से तो चुनाव और राजनीति से उतने जानत हन कि अब क्या लालू जी के लावे के बाद कि लालू जी के हारावे के बाद। इसके आगे तो कभी आप सोचे ही नहीं। लंबा लंबा आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, कई आदमी यहाँ खड़े होकर कहे कि भैया ये नया जेपी हैं, नया गांधी हैं। भाई, पदयात्रा कर देने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। 4 गो चुनाव जीत लेने से आप चाणक्य नहीं बन जाइएगा। नारा दे देने से आप जेपी नहीं बन जाइएगा। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। ये बहुत बड़े बड़े लोगों का आप लोग नाम लेते हैं, जेपी, गांधी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये सदियों में कोई 1-2 आदमी पैदा हुआ है। हम और आप इतना ही कर सकते हैं कि ये महानुभावों ने जो रास्ता दिखाया है उसको कुछ जीवन में आप फॉलो करने का कोशिश कर सकते हैं। खुद को जेपी और चाणक्य और महात्मा गांधी ना कहलाने की हमारी विद्वता है, ना हमारा वो चरित्र है, ना हम ऐसा कोई दावा करते हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे, इस तरह का विशेषण मत दिया कीजिए किसी को, हमारे लिए नहीं, किसी को मत दीजिए। एक कोई चुनाव जीत गया कहता है चाणक्य है, एक कोई आदमी पैदल चल दिया कह दिए नए गांधी हैं। ऐसे अगर गांधी पैदा होने लगते तो हर दूसरे महीना कोई नया गांधी हो जाता। इतना आसान नहीं है। रह गई बात कि भाई आप जन स्वराज की इस सभा में आए हैं, कई लोग आशा अपेक्षा से भी आए हैं, समय निकाल कर जो भी आया है तो ये सोच कर ही आया है कि भाई कुछ अच्छा हो। आपकी चाहत है, कुछ आपकी अपनी शंकाएं भी हैं, कुछ आपका अपना डर भी है, कुछ आपने अपने सुझाव भी रखे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी शंका है, भाई साहब ने कहा कि भाई आप पर भरोसा क्यों करें, आप पर भरोसा क्यों करें। 14 में भी तो क्यों आया था, उसने भी तो यही बात कही थी। 14 ही क्यों, आपको तो 52 से ही लोग बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं। तो आप जाकर मेरा भाषण सुनिए, जो 3 बरस से हम बात बता रहे हैं। हम तो स्वयं से ये कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई व्यवस्था इसको सुधार नहीं सकता। ये कोचिंग कराने वाले भाई साहब ने बड़ा ओजस्वी सवाल के फॉर्म में बड़ा भाषण भी दिया, लोगों ने ताली भी बजाई। इतना लंबा लंबा उन्होंने कहा सामान्य को चुनिए, हमारा लोकल चुनिए, स्थानीय चुनिए, विदेशी चुनिए। भाजपा के एक साथी कार्यकर्ता ने भी कहा भैया 5000 वोट दिलवाए हैं मोदी के लिए। गुस्सा तो है, लेकिन कहते कहते सोचे ना मोदी देश के लिए ठीक है, यहाँ के लिए बदलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देखिए ये जितने लोग हैं युवा साथी, पीछे से एक आदमी भाषण दिया कि युवा ही क्यों नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, छपरा की जो समस्या है, जो मढ़ौरा की समस्या है, या आपके गांव पंचायत की समस्या है, या शिक्षा की, भ्रष्टाचार की, पलायन की समस्या है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में शुरू हुई है। ये बरसों से चला आ रहा है। मढ़ौरा आज नहीं बंद हुआ है, लेकिन जरा आप अपने से पूछिए कि आपके विधायक कितना बार से आप उनको जिता रहे हैं, आपके सांसद महोदय को आप कितना बार से जिता रहे हैं। आप तुरंत कहिएगा भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे भाई, तो एक और आप कह रहे हो कि मढ़ौरा में चीनी मिल चालू कीजिएगा तब वोट देंगे।
और 4 बार से उसको जिता रहे हो जो मढ़ौरा मिल का चीनी का चालू करना तो छोड़िए, वहां जमीन खरीद बिक्री करके बेच दिया। दोनों बात कैसे होगा रे भाई? भाई साहब कह रहे सामान्य आदमी को दीजिए, डॉक्टर साहब है उनसे भेंटे नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब कितना बार से जीत रहे हैं, उनको वोट 2 बार से 10 बरस हो गया। वोट उनको पंजाब के आदमी ने नहीं दिया, उनको लुधियाना के आदमी ने आकर वोट नहीं दिया है, वोट आपने हमने दिया है। तब काहे शिकायत करते? वोटो दीजिएगा और शिकायत तो कीजिएगा। लोग तुरंत कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं पूछेंगे भैया अपने सांसद को, महाराजगंज छपरा के सांसद को 3-3 बार से काहे जिता रहे? काम नहीं किए हरा देते। तो तुरंत आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था। आप जरा बताइए, सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ईवीएम पर इस बार यहां नोटा था कि नहीं था? नोटा था कि नहीं था? आदमी कहता है भैया नोटा पर वोट देंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो सबको डीबार करके पार्टियों पर ये दबाव होगा, पार्टियों पर ये कंपल्सन होगा कि उनको नए उम्मीदवार देकर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा, उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तब वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खा कर अपने जात पर, तब भैया थोड़े दिन मढ़ौरा मिल और बंद रहेगा, कैसे चालू होगा? भाई जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। और चाहे जनसुराज का ही जीत कर क्यों ना आ जाए, अगर जनसुराज के लोग भी जीत कर आ जाएं और जान जाएगा कि भैया हमको जनता इस बार वोट देने ही वाली है, कोई काम क्यों करेगा? यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2010 में काम किए थे, लेकिन 10 के बाद उनको हो गया कि लालू जी के डर से वोट हम ही को पड़ेगा। 15 के बाद तो उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बना लिया है कि वोट आप किसी को दीजिएगा हम ही रहेंगे। भैया जिसको दबाना है दबा दो, कांग्रेस को दबा दो, ललटेन को दबा दो, कमल को दबा दो, कुर्सियां पर तो हम ही बैठेंगे। तो उत्तरोत्तर काम करना बंद कर दिया उन्होंने। मालूम है चीफ मिनिस्टर हम ही रहेंगे। अगर यहाँ के विद्यार्थियों को ये पता हो कि हमको 95% नंबर आएगा ही आएगा तो हम काहे पढ़ाई करेंगे भाई? तो बिहार की जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि भैया हम वोट इन्हीं को देंगे। अगर आप लालू जी के विरोधी हैं तो आपको मालूम है, नेताओं को मालूम है कि हंस के गा के गरिया के वोटवा वोट उसी को दीजिएगा। 5 बरस बैठ के गरियाइएगा, लेकिन जब वोट होगा तो कहिए भैया कुछ हो लालू से तो ठीक है, चलो इसी को दे देते हैं मन मार के, कम से कम अपहरण नहीं है, रंगदारी नहीं है। यही हाल अपने मुसलमान भाइयों का है। इन लोग का दुर्दशा देखिए, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। वो जानता है बेचारा, अपनी स्थिति को जानता है, लेकिन चुनाव आता है उसके सामने दिखता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो वोट अब दे किसको? तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जले जा रहे हैं। मेरे भाई जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं। जनसुराज इतना ही आपको कर रहा है कि आपको एक विकल्प दे रहा है। आप चाहिए तो ट्राई कीजिए, नहीं माने तो जहां है वहीं रहिए। अब भाई साहब कह रहे हैं आप पर काहे भरोसा करें? पहले से हमारे पास 2 लोग हैं, हमको ठगा है। जो सवाल पूछ रहे हैं उसी में इन्होंने उत्तर दे दिया। ये कह रहे हैं कि जो 2 आदमी है वो हमको 14 से 10 साल से 15 साल से ठग रहा है। आप नया नया आए हैं, मान लीजिए हम नया नया ठग आए हैं, तो आपको तय करना है कि जो 20 बरिस से ठग रहा है उसी से ठगाते रहिएगा कि कोनो नया आदमी को ट्राई करिएगा। अरे आप तय कर लो भाई। हम इतना बुर्बक तो है नहीं कि आपको कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं तो भैया आप पर भरोसा कैसे करें? तो आप ये बताइए कि मान लीजिए हमको आपका गला काटना है तो हम ये कहेंगे कि हम गला काटेंगे? तो इस सवाल पूछने का क्या मतलब है? लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उत्तर तो देना पड़ेगा।
तो मेरे भाई, आपको जन सुराज पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, उसका उत्तर यह है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का बीमारी है, डॉक्टर साहब के पास आप गए हैं इलाज कराने, डॉक्टर ने दवा दिया और साथ में यह कह दिया कि इलाज आपको करा रहे हैं, ये रोग ठीक नहीं होगा, अब संयम से रहिए, दवा खाते रहिए, चीनी मत खाइएगा, चावल मत खाइएगा, योगा कीजिए, पैदल टहलिए, तो आपका ये कंट्रोल में रहेगा। आप मन महसूस के आ गए, घर वालों ने पूछा तो आपने कहा भैया जो दशा है वही है, अब सुधरेगा नहीं, डॉक्टर साहब बोले हैं चीनी के रोग के साथ ही अब हमको अपना जीना पड़ेगा। कोई आपका मित्र दोस्त बताया कि भैया दिल्ली में वो नया डॉक्टर आया है, उसके पास चीनी का रोग का इलाज है, आप टिकट उकट कटा के जाइएगा, और कुछ नहीं तो मोदी जी का वंदे भारत पकड़ के जाइएगा। वहां डॉक्टर साहब के पास आप पहुंच गए, आपने डॉक्टर को कहा कि सर सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है, तो डॉक्टर आपको बताएगा यहाँ इलाज तो है, लेकिन नई दवा आई है, अभी अमेरिका में अभी इसका ट्रायल हुआ है, 50% संभावना है आपका चीनी का रोग ठीक भी हो सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। आप क्या कहिएगा? आप तुरंत पूछेगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? नई दवा है, नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर आपको बोलता है ना नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% है, तो आप क्या कहिएगा? सर तुरंत दीजिए, ट्राई करके देखते हैं, नुकसान नहीं होगा, 50% ठीक हो जाए शायद। तो भैया जन सुराज वही नई दवा है, अगर इसको खाइएगा तो ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ जितने लोग होशियार लोग बैठे हैं, आप लोग तय कर लीजिए कि वो दवा खाना है जिसको खा खा के थक गए हैं, जानते हैं कि इससे ठीक नहीं होना है, तो एक्सपायर दवा खाना है कि मार्केट में जो नया दवा आया है जिसमें 50% संभावना है लेकिन है तो भाई सुधरने का, तो कौन दवा खाना है आप तय कर लीजिए। तो जो राजद है, भाजपा है, जदयू कांग्रेस है, ये पुरानी दवा है, आप देख लिए, जांच लिए, परख लिए, मदद करके गरिया के उलट के पुलट के देख लिए, इससे सुधरने वाला नहीं है। अब एक नया प्रयास, एक नई दवा जन सुराज के तौर पर आई है, आप इसको ट्राई करके देखिए, नहीं ठीक होगा तो 5 वर्ष के बाद इसको भी पलट दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई 5 वर्ष का ही तो समय आपको देना है, 5 वर्ष में जीवन नहीं बदलेगा। 35 वर्ष से लालू नीतीश पर अटके हुए हैं, तो 5 वर्ष नए दवा ट्राई करके देख लीजिए, शायद काम हो जाए। अगर आपको भरोसा नहीं है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, भरोसा है तब तो कोई बातें नहीं है। 2-3 बातें जो लोगों ने कहा बताया, अधिवक्ता लोग 4 को 5 को हमेशा रहते हैं इस तरह की मीटिंग में, ए भैया अधिवक्ता के लिए क्या कीजिएगा, कोई शिक्षक है कहता भैया शिक्षक के लिए क्या कीजिएगा। किसी ने अच्छा कहा कि भाई अंग्रेजी में एक कहावत है, मिसिंग द जंगल फॉर द वुड, मतलब बड़ी समस्या को, जड़ को छोड़कर पत्ती, जो बरगद वाला बता रहे थे वो एग्जाम्पल, कि आप सोच रहे हैं कि अधिवक्ता के लिए क्या होगा, शिक्षक के लिए क्या होगा, पीछे से साथी ने पूछा संविदा कर्मी के लिए क्या होगा, कोई बता रहा भैया हम लोग ये परीक्षा प्रणाली ठीक कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। मेरे भाई बिहार में जो मूल समस्या है, जब तक आप यहाँ के शिक्षा को नहीं सुधारिएगा, जब तक लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं, और जो पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो उसके लिए रोजी रोजगार नहीं होगा, और यहाँ की जमीन को प्रोडक्टिव नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ सुधार नहीं हो सकता है। दुनिया में जितने विद्वान हुए हैं, दुनिया में जितने विद्वान हैं, उन्होंने बताया है गरीबी से समाज को निकालने के 3 ही रास्ते हैं। एक है पढ़ाई, दूसरा है रोजी रोजगार, बिजनेस, व्यापार, जिसके लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए, और तीसरा है जमीन। अगर आपके पास पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई हो, तो पढ़ लिख कर आप नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो जमीन के जरिए भी खेती करके या जमीन के जरिए दूसरा रोजी रोजगार करके भी आप गरीबी से निकल सकते हैं। और जिसके पास दोनों नहीं है, उसके पास अगर पूंजी हो, पैसा हो, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं।
बिहार के समाज को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर 2/3 से ज्यादा लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहां 2/3 से ज्यादा लोगों के पास न पढ़ाई है, न जमीन है, न पैसा पूंजी है। इसीलिए आपको इतनी गरीबी दिखती है। देश भर में तरक्की हो रही है लेकिन बिहार में गरीबी कम नहीं हो रहा है, इसलिए कि यहाँ ज्यादातर लोग जो गरीब आदमी है उसके और उसके बच्चों के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। जो जमीन की बात है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ समाजवाद का बात लोग करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति होती है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी उसके पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं। और तीसरा पूंजी की जो बात है, बिहार में रहने वाले 100 में 80 लोग, ध्यान से याद रखिए, 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। आप जैसे लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि 100 रुपया नहीं कमाएगा, 300 रुपया तो भैया मजदूरी है। मेरे भाई, अगर 300 रुपया मजदूरी किसी को मिल रहा है, उसके परिवार में पत्नी बाल बच्चा लेके 5 आदमी है, तो उसको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 60 रुपया ही मिला, और वो भी मजदूरी 30 दिन नहीं मिली, 15 दिन मिला, तो उसको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 रुपया ही हुआ। तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं, जमीन से खेती करने का उपाय है नहीं, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो कैसे गरीबी खत्म होगा? जिसको चुनना है चुन दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बांध बना दे, सरकार चाहे बिजली ला दे या ट्रेन चला दे, आपकी हमारी गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। बिहार में गरीबी तब खत्म होगी जब यहाँ पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी। गरीबी खत्म तब होगी जब जमीन का सही बंटवारा हो, जमीन के ओनरशिप को, लैंडलेसनेस को कम किया जाए, और जिसके पास जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और तीसरी बात, हर युवा साथी के हाथ में वो पैसा पूंजी मुहैया कराया जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार हो। तो पूरी जो जन सुराज का जो प्रयास है वो सिर्फ इसी 3 बात के लिए है। पहला बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बना दी जाए कि वो जीवन में कभी व्यवस्था पर बोझ न बने। तो ये व्यवस्था कैसे बनेगा, ये तो सब लोग कहता है। इसके लिए जन सुराज ने 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता बताया गया कि हर प्रखंड में कम से कम 5 विद्यालयों को नेतरहाट के स्तर का बनाया जाए। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दुनिया में अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री पे जाइएगा तो उन लोगों ने ये मॉडल लागू किया है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय स्ट्रेटेजिक जगहों पर स्कूल बनाए गए और लोगों को स्कूल पहुंचने के लिए स्कूल बस की सुविधा दी गई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, रादर देन टेकिंग स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक द चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। तो हम अभी बिहार के सारे प्रखंड को आप मैप कीजिएगा तो कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 5 जगहों पर अगर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और गांव में स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 20 मिनट के अंदर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हम लोग की सोच क्या है कि जन सुराज ये कह रहा है कि अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने में करीब करीब हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। मतलब अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाना है तो 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। उतना पैसा तो बिहार में है नहीं। तो हम लोगों ने ये कहा कि हर साल हर प्रखंड में 1 विद्यालय को बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया मतलब नेतरहाट के बराबर। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेतरहाट सरकारी विद्यालय है, बिहार सरकार में बनाया चलाया गया। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए
अगर बिहार में 5000 नेतरहाट स्कूल हो तो यहाँ के सोसाइटी पर, समाज पर कितना बड़ा प्रभाव आने वाले 10 साल 20 साल में पड़ेगा। तो जन सुराज की सोच ये है, अगले साल से हर साल जो शिक्षा का बजट है 60,000 करोड़, उसका 1/3 पैसा उन विद्यालयों को, हर प्रखंड से एक विद्यालय को चयनित करेंगे और उसको नेतरहाट के स्तर का करेंगे। और आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में अगले चुनाव से पहले आपको 5 नेतरहाट जैसा विद्यालय दिखेगा। अब मान लीजिए कि आपको 5 विद्यालय बनाने में 5 वर्ष लगेगा, तो लड़कों की उम्र तो रुक नहीं रही है। इसलिए दूसरी बात कही गई कि भाई जब तक आपके इलाके में इतना बढ़िया स्कूल नहीं बनता है, तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस पर उस भाई साहब ने सवाल पूछा कि इतना प्राइवेट स्कूल है क्या और इसका पैसा कहां से आएगा, तो पहले तो ये समझिए कि दुनिया भर में जो रिसर्च है, कई लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल का विकल्प मिलेगा तो सब लोग प्राइवेटे में पढ़ाएगा। नहीं, दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो और प्राइवेट स्कूल भी हो और आपको विकल्प दे दिया जाए, तो ज्यादातर लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। मगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, आप अपने बच्चे को पीएमसीएच में पढ़ाइएगा या रमैया में पढ़ाइएगा? रमैया में पढ़ाइएगा तो फीस सरकार भरेगी, पीएमसीएच से आपका लड़का डॉक्टर करेगा तो फीस आपको भरना पड़ेगा। आप लोग क्या कहिएगा? ना भाई हमारा लड़का पीएमसीएच से ही पढ़ेगा। अगर आपको कोई कह दे कि आपका लड़का साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि एमएटी में पढ़ेगा, एमएटी में पढ़ेगा तो सरकार फीस भरेगी, तो आप क्या कहिएगा? भाई हमको फीस नहीं चाहिए, साइंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर सरकारी व्यवस्था सुधर जाए तो ज्यादातर लोग सरकारी व्यवस्था में ही रहना चाहेंगे। सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है। यहां बैठा हुआ आदमी अगर आप बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे बीमार पड़ जाए, आपको कोई कहे एम्स में जाइएगा कि अपोलो में जाइएगा, आप कहिएगा भैया एम्स में सीट मिल जाए तो वहीं जाएंगे। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि जब तक ये सरकारी व्यवस्था को सुधारने में जो 5-10 वर्ष लगेगा, तब तक लोगों का नुकसान न हो, इसलिए उनको ये सुविधा दे दी जाए कि वो अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसका एक रेगुलेटेड फीस, मार्केट फीस नहीं, रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। अब आप समझिए, आप पूछे भैया पैसा कहां से आएगा? तो भैया जो सरकारी स्कूल चलता है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं ये फ्री नहीं है। ये बिहार में स्कूल में पढ़ने वाले, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर हर साल आपका हमारा सरकार, आपका हमारा 864 रुपया प्रति बालक प्रति महीना खर्च कर रही है। स्कूल में स्कूल चलाना फ्री नहीं है। 864 रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया है हर उस बालक को पढ़ाने में जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। और जबकि उसी इलाके में जाइएगा, गांव देहात में आप लोग रहे होंगे, तो आप जाकर देख लीजिए ज्यादातर स्कूलों में फीस 500, 600, 700, 800 रुपया से ज्यादा कहीं नहीं है। तो सरकारी स्कूल से अगर 1/3 बच्चे या 40% बच्चे प्राइवेट में जाने भी लगे तो उससे सरकार पर कोई अलग से आर्थिक लोड नहीं आएगा। ये हम लोग की सोच है। अगर इन दोनों चीज को करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार में देश की सबसे अच्छी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सकती है। कुछ लड़के पूछते हैं भैया यूनिवर्सिटी का बात आप नहीं करते हैं। यहाँ पर राजद के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो स्कूल बनाने का बात कर रहा, हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो हमसे लोगों ने पूछा भाई आप यूनिवर्सिटी का बात नहीं करते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं क्यों नहीं करते हैं। पूरे बिहार में 15% सामान्य परिवार के 15% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। अति पिछड़ा और मुसलमानों में 5 से 7% लड़के ही 12वीं पास कर रहे हैं। अगर आप राज्य का औसत देखेंगे तो जितने युवा साथी हैं
उसमें 10% लड़के भी 12वीं पास नहीं करते हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय का राजनीति करता है, वंचित और पिछड़ों की बात करता है, उससे आप पूछिए कि अरे भाई तुम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना भी दोगे तो उसमें पढ़ेगा कौन? जब आपका बच्चा 12वीं नहीं पास कर रहा है तो यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? उसमें यूपी से और बंगलोर से आदमी आकर पढ़ेगा। हम यूनिवर्सिटी जनसुराज बनाना चाहता है, यूनिवर्सिटी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन जब तक आप स्कूल की व्यवस्था को नहीं सुधारिएगा तब तक यूनिवर्सिटी सुधारने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग की जो शिक्षा की पहले 5 वर्ष का जो फोकस है वो इस पर है कि देश का सबसे अच्छा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाई जाए। तो ये शिक्षा हम लोग इस तरह से सुधारना चाहते हैं। दूसरी बात जो पूंजी और पलायन को लेकर है, और तीसरी भूमि की बात, यही 3 बात आपको खाली कहेंगे। लैंड की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए? तो हम लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जब आएगा तो एक व्यापक भूमि सुधार कानून लागू किया जाएगा। कई लोगों ने हमको कहा कि भैया भूमि सुधार का बात कीजिएगा तो सवर्ण जातियां जो हैं वो नाराज हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भाई, बिहार में 1/3 से ज्यादा जमीन आज उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। आपके पास केवाला है लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं, उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। तो अगर भूमि सुधार यहाँ लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं का है जो अभी जमीन के ओनर हैं, और उसके साथ साथ उन लोगों को भी फायदा होगा जो भूमिहीन है। आप में, हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि लाखों एकड़ जमीन जो भूदान में यहाँ पर भूमि जिनके पास है उन लोगों ने दान दिया, उस जमीन का क्या हुआ? वो जमीन किसको मिली? वो जमीन किसी को नहीं मिली। वो जमीन का पट्टा किसी को मिल गया, रसीद किसी को मिला, वो कब्जे में किसी और के है, केवाला उसका किसी और के पास रह गया, जिसने दान दिया था वो वापस ले लिया। कई तरह की समस्या है। तो जनसुराज 2 बात कह रहा है, एक तो कि व्यापक भूमि सुधार कानून यहां लागू किया जाए, और दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जमीन से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को नगदी फसल की ओर मोड़ा जाए। अभी जब आप धान गेहूं की खेती करते हैं उसमें जो आपको आमदनी हो रही है उसके मुकाबले अगर आप गन्ना, लहसुन, प्याज, मसाला उगाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। अब वो क्यों नहीं लोग करते हैं? उसके पीछे एक जो बड़ी कमी है वो है मजदूरों की कमी, और दूसरा है पूंजी नहीं आपके पास, क्योंकि नकदी फसल करने में खर्च ज्यादा लगता है। तो जनसुराज ने उसके 2 रास्ते बताए कि जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मनरेगा को कृषि से जोड़, और जो किसान भी नकदी की फसल करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वो धान गेहूं की खेती छोड़कर कोई नकदी फसल की खेती करे। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी मनरेगा का जो पैसा हम लोग दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, पिछले साल केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 100 रुपया अगर दिया तो 40 रुपया ही हम लोग लेकर आए, 60 रुपया दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया। और जो 40 रुपया लेकर आया उसमें भी 30 से 40% घूस में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन अगर हम लोग मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे तो जो मनरेगा का मजदूर है उसकी बाहर पलायन की स्थिति रुकेगी, और जिस किसान को भी ये मजदूर मिलेगा वो मजदूरी उससे कराएगा, उससे काम कराएगा, उससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार में कुल 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां खेती हो सकती है। 55 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो कल्टीवेबल लैंड है। उसमें से सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में ही नकदी की फसल होती है। बाकी 53 लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान, गेहूं, मकई, बाजरा हो रहा है। तो हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 15 से 20 लाख हेक्टेयर में, मतलब 1/3 जमीन में
नकदी की फसल हो, मसाले की, सब्जी की खेती हो, फल की खेती हो, ताकि यहाँ प्रति एकड़ आमदनी लोगों की बढ़े। बोलचाल की भाषा में बिहार में जो खेती है अभी, ये खाने वाली खेती है। आप गांव देहात में सुनते हैं, लोग कहता है रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। भैया कटिया करे आइल बानी, एक बाद जाई कोयम्बटूर में फैक्ट्री में कमाए। मतलब खेती जो है यहाँ पर लोगों के लिए खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। तो जन सुराज खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाना चाहता है। इससे फायदा ये होगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर सब्जी, फल, मसालों की खेती होगी, लोग किसानी से जुड़ेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर जो कृषि से जुड़े हुए मजदूर हैं उनका पलायन बंद हो जाएगा। तो ये खेती के लिए दो बात, और अंतिम बात कह के अपनी खत्म करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, रोजगार कहां से आएगा, पलायन कैसे रुकेगा। जन सुराज ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि साल भर के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिहार में, ध्यान से इसको याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए 10-12 हजार के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने जारी किया है। पलायन को पिछले 3 बरस से जो हमने अध्ययन किया है, पलायन के 3 पहलू हैं। सिर्फ मजदूरों का, लोगों का पलायन नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा पूंजी का पलायन है। पूंजी के पलायन से क्या मतलब है? पूंजी का पलायन का मतलब यह है कि जो पैसा आप और हम कमाने के बाद, खर्चे के बाद जो जमा करते हैं, पूंजी अपना बनाते हैं, उस पैसे को आप बैंक में रखते हैं। बैंक में ही ज्यादातर आदमी पैसा रखता है। वो पैसा बैंक वाले यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा आपने, हमने मिलकर बैंक में बिहार में जमा किया और बैंक वालों ने उस पैसे का क्या किया। तो पूरे देश में इस रेशियो का आंकड़ा है 70%। मतलब भारत भर के लोगों ने यहाँ के बैंकों में जो पैसा रखा, 100 रुपया रखा, तो 70 रुपया बैंकों ने वापस उनको ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर दिया, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके, अपना घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, पढ़ाई कर सकें, कृषि कर सकें। ये काम आप बैंक से लोन लेकर करते हैं। बिहार में ये आंकड़ा कितना है? 40%। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो सिर्फ 40 रुपया ही बैंक वाला आपको लोन के तौर पर देता है। बाकी का पैसा कहां जाता है? बाकी का पैसा जाता है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां उन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100। मतलब अगर तेलंगाना में लोगों ने 100 रुपया बैंक में रखा तो बैंकों ने 95 रुपया लोन दिया, और बिहार में अगर आपने 100 रुपया रखा तो बिहार के लोगों को 40 रुपया मिला, 60 रुपया बाहर चला गया। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार के लोगों ने कुल 4,21,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया। ध्यान से याद रखिए, याद नहीं रहेगा तो जाकर गूगल पर आरबीआई का आंकड़ा देखिएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। पिछले साल बिहार में हमने, आपने सबने मिलके 4,21,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया, और बैंकों ने लोन के तौर पर 1,61,000 करोड़ रुपया वापस समाज को दिया। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। और ये आज नहीं हुआ है, 1990 से लगातार यही होता आ रहा है। तो 1990 से लेकर पिछले साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है कि 1990 से लेकर पिछले साल तक 26 लाख करोड़, 26,35,000 करोड़ रुपया यहां के बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में भेज दिया। आप अंदाजा लगाइए
आप एक मरहोड़ा मिल के लिए झगड़ा कर रहे हैं, एगो कोई रेलवे का चक्का का फैक्ट्री लगा दिया तो आप सोचते हैं रोजगार आएगा। 26 लाख करोड़ रुपया जो आपका हमारा था, ये पैसा बैंकों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। तो जब तक पूंजी के पलायन को आप नहीं रोकिएगा, तब तक यहां समर्थवान बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा। तो जनसुराज ये कह रहा है कि भैया सबसे पहले यहां से पूंजी का पलायन रुकना चाहिए। जैसे ही पूंजी का पलायन रोकेंगे तो बुद्धि का पलायन अपने आप रुकेगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया, बिहार में इतना रोजी रोजगार हो जाएगा कि अपने आप लोगों का पलायन, मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। अब आप पूछिएगा कि इतना बड़ा आप ज्ञान दे रहे हैं, ये अभी तक कोई दूसरा बात क्यों नहीं किया? ये तो बैंक को आप कैसे सुधार दीजिएगा? बैंक का मर्जी है? बैंक का मर्जी नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। बैंक को ये जिम्मेवारी है कि कम से कम 70% पैसा उसको समाज को वापस करना है। ऐसा नहीं है कि बैंक में जो रुपया रखिएगा वो सब स्टॉक मार्केट में लगा देगा। बैंकों का रेगुलेशन है कि 70% पैसा उसको लोन के तौर पर देना है। इसके मॉनिटरिंग के लिए देश के स्तर पर प्रधानमंत्री, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है। फिनांस मिनिस्टर हर 15 दिन पर इसकी मॉनिटरिंग करती है। रिपोर्ट आरबीआई जारी करता है कि बैंक वाले ये पैसा वापस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आरबीआई बाकायदा इसका आंकड़ा जारी करता है। राज्य के स्तर पर भी इस कमेटी का मुखिया मुख्यमंत्री है। तो अब आप कहिएगा कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ जैसे टीचर, दरोगा, सिपाही, बीडीओ, सीओ, डॉक्टर मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी उनका बात नहीं मान रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ज्यादातर लोगों को इसकी समझ ही नहीं है। मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप किसी भी नेता को, जिसको आप बिहार का सबसे प्रकांड विद्वान समझते हैं, उसको बुलाकर कहिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया, इस पर आपको क्या कहना है? सीडी रेशियो के बारे में आपको क्या कहना है? तो कहेगा ये क्या होता है भाई? आप फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए, आप बिहार के वित्त मंत्री को बुलाइए और उससे पूछिए कि भैया सीडी रेशियो क्या होता है। आरबीआई रोज नोटिस जारी कर रहा है, आरबीआई रोज नोटिस जारी कर रहा है कि भाई सीडी रेशियो सुधारो, लेकिन बिहार सरकार कान पर जूं इसके नहीं रेंग रहा। तो जनसुराज को का पहला जो उपाय है कि यहां पर पूंजी की उपलब्धता हो। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं, किसी साथी ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी का नशा है। तो भैया एक तो आप ये समझिए कि सरकारी नौकरी से समाज का भला हो सकता है कि नहीं। यहाँ लोग बड़ा बड़ा दावा करता है, कोई कह रहा है भैया हम 10 लाख नौकरी दे दिए, कोई कह रहा है 5 लाख दे दिए। भाई साहब ने कहा कि संविदा को छोड़ के आप परमानेंट नौकरी दिलवाइए। लोग इसी मकड़जाल में फंसे हैं। एक आंकड़ा याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, सबकी गिनती कीजिएगा तो 23.25 लाख लोग ही हैं। कुल 23.25 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब 2%, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। कुछ लोग ये भ्रम फैलाता है कि बहुत वैकेंसी है, खाली है। तो देश के स्तर पर आंकड़ा क्या है? इंडिया में 3.1% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर बिहार में बहुत प्रयास किया जाए तो 1% और बढ़ाया जा सकता है, 5-7-10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है। लेकिन 13 करोड़ की आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, उससे समाज का बेरोजगारी दूर नहीं होगा। ये बात पहले आप समझ लीजिए। बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र उपाय है कि लोगों के पास शिक्षा हो और काम करने के लिए सुविधा, पूंजी हो।